उनका उत्थान नहीं होगा, अल्पसंख्यक लोगों का उत्थान होता रहेगा, तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती, किसी कीमत पर भी नहीं हो सकती। तो मैं यही चाहता हूं कि अपनी क्षमता को पहचानना शुरू करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, बिल्कुल जानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो तलवार उठा सकते थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति की जिस जाति से आते थे, उस जाति के लोगों ने 500 लोगों ने 28,000 की सेना को काटा था 24 घंटे के अंदर। चाहते तो तलवार उठा सकते थे, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, जिस दिन ये सुधरे और ये कलम की ओर चल पड़े, तो इनका राज ऐसा स्थापित होगा कि कोई उसको काट नहीं पाएगा, उसको कोई बैक नहीं कर पाएगा। बार बार मैं राज की वोट की बात क्यों कर रहा हूं? मैंने पहले कहा कि राजनीति नहीं है, नहीं, ये राजनीति है ही नहीं, क्योंकि राजनीति तो हम जानते ही नहीं अभी क्या है। मैं बार बार वोट की और राज की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान वहां छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा हुआ है। क्योंकि जब किसी बच्चा, कोई गांव का बच्चा अच्छा खिलाड़ी निकल जाता है, तो बिना स्कॉलरशिप के वो आगे नहीं बढ़ पाता। जब गरीब का बेटा पढ़ लिख कर आगे निकल जाता है, तो बिना ट्यूशन फीस के, बिना सुविधा शुल्क के वो आगे नहीं बढ़ पाता। अभी एक समस्या और बताई कि यहाँ बरातगर अम्बेडकर भवन की व्यवस्था नहीं है गाँव में। जब आपकी सरकार होगी, सत्ता होगी, तो फिर आंदोलन से नहीं, एक सिग्नेचर से आप यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी खोल सकते हैं। आप यहाँ प्रत्येक जगह अम्बेडकर भवन बना सकते हैं। आप उस व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं जो समता समानता की व्यवस्था है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस व्यवस्था को स्थापित करने कोई एमपी एमएलए विधायक आएगा या कोई मुझ जैसा व्यक्ति आएगा, गलत। सोच बदलिए, सोच बदलिए, अपने अंदर से एमपी एमएलए निकालने की व्यवस्था में लिप्त हो जाइए। आवाज लगाइए खुद से और कहिए, नहीं, इस बार एमपी एमएलए मेरे गांव गांव में लिख कर देता हूं। लिख लीजिए, यहाँ की राजनीति आपके घुटनों में आकर पड़ जाएगी, आपके पैरों में आकर पड़ेगी, ये कहेगी जो कहोगे वो किया जाएगा। जिस रास्ते से मैं चलकर आया हूं, मैं लिख कर देता हूं, आरटीए लगाइए इस रास्ते की, 100% बस आया हुआ होगा। ये राजस्थान है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड क्षेत्र है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़ा है। मैं ये भी लिख कर देता हूं, यहाँ भी राजस्थान के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनते होंगे, बिल्कुल बनते होंगे। लेकिन क्योंकि यह शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावी रहती है, हमारे लोग शहरों तक नहीं पहुंच पाते, गांव के लोग जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। जानकारी को अपना मंत्र बनाइए, बिल्कुल बनाइए, कानून को अपना अधिकार समझिए और मत दबिए किसी से भी। कुछ साथियों ने बताया एससी एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। मैं लिख कर देता हूं, आप प्रशासन के 2 व्यक्तियों को जेल करा दीजिए एससी एक्ट के मुकदमे में, अगर वो आपकी कार्रवाई ना करें। लिख लीजिए, प्रशासन मिनट से पहले कार्रवाई करेगा, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन के नाम से एक बात याद आ गई। एक बार एक हमारे वहीं यूपी में एक थाने के इंचार्ज थे, उनका मुझे फोन आया, भैया जय भीम। मैंने जय भीम किया। अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने कहा भैया आप लोगों के आने से एक फायदा हुआ है। हमने पूछा क्या? कि जब कहीं गलत हो जाता है और हमको उस गलत को दबाने के लिए, गलत करने के लिए कहा जाता है, तो हम भी नेताओं को कहते हैं साहब भीम आर्मी का प्रेशर है और नहीं करेंगे तो वो हंगामा उतार देंगे। कि आपके आने से हमारी कलम को ताकत मिली है कि जब गलत किया जाता है तो आप लोगों का नाम चल जाता है और हम न्याय करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और सामने वाले को भी बाध्य कर देते हैं। कुछ चीजें जो मैंने कही, हो सकता है कि आपको बुरी लगे, लेकिन ये करना, ये सोचना समझना। एक नारा जो कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मैं सुनाने को यह भी समझकर कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। आज देश किस कगार पर आप नहीं समझ सकते। अपने घर जाइएगा, यहां से अपने घर की एलईडी बल्ब, अपने घर में उपयोग होने वाले सामान, आपके फोन गूगल खोलकर सर्च मारेगा कि कहां के मैन्युफैक्चर है, तो कोई चाइना का निकलेगा, कोई जापान का निकलेगा, कोई अन्य विदेशी जगह का निकलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपका जानना जरूरी है। आप जानते हैं जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे आई थी? अंग्रेज जब यहाँ आए, बहुत सारी रियासतें थी। आपकी राजस्थान में कई रियासतें होंगी, बंगाल की रियासतें अलग थी, महाराष्ट्र की अलग थी, यूपी की अलग थी, अलग अलग रियासतें थी। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ घुसे तो सिर्फ व्यापार करने के माध्यम से घुसे थे और व्यापार करने के लालच में उन्होंने इस पूरे देश को
सारी रियासतों को जीतकर गुलाम बनाया और 200-250 साल गुलाम रखा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वो व्यवस्था पुणे इस देश में लागू हो चुकी है। आज फिर जब हम हर सामान विदेश का यूज कर रहे हैं, हर चीज में विदेश के लिए हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मजबूत तो वो लोग हो रहे हैं ना। हमारी जो व्यवस्था वो आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ व्यवस्था आगे किसकी बढ़ रही है? माननीय अडानी अंबानी साहब की व्यवस्था आगे बढ़ रही है। इस देश में पूंजीवाद और सामंतवाद को पुनः खड़ा किया जा रहा है। पूंजीवाद सामंतवाद समझते क्या है? सामंतवादी व्यवस्था आपने देखा होगा कि आपके गांव में लोग पैसा देने आते हैं, वो 10,000 रुपए पहली किस्त आपको देते हैं, हर हफ्ते आपसे वसूल करते हैं। होता है यहाँ पैसा? होता है यहाँ? हो रहा है ना? हाँ। वो सामंतवादी व्यवस्था पुणे इस देश में स्थापित की जा रही, वो अपने आप नहीं, उसको स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल स्थापित किया जा रहा है। किस लिए? कि आप आने वाले समय में सवाल ना कर सको। यहां भी आता है, फ्री में खाना आता है, यहाँ भी कोटो से राशन मिलता है ना, फ्री में मिलता है ना, है? हाँ 5 किलो। मैंने भी इसमें क्या नाम, जब लॉकडाउन था ना, मैं भी लेकर आया हूँ वहां से, कोटे से खाया। ठीक, अब भी ले आते हैं जाकर के, कोई दिक्कत नहीं, गरीब परिवार के लोग हैं। लेकिन उस व्यवस्था को समझिए क्या है। वो व्यवस्था आपको निकम्मा नकारा करने की व्यवस्था है कि आपके ऊपर सवाल न आए। समझिए, इस देश में पूंजीवाद और सामंतवाद को पुनः बढ़ावा दिया जा रहा है, और जब इन चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा तो गरीब और गरीब होगा, शोषित और ज्यादा शोषित होगा। अगर इसको कोई रोक सकता है तो आर्टिकल 19 का प्रयोग कर हर गली चौक चौराहे मोहल्ले पर खड़े होकर जितनी जानकारी आप जुटा सकते हैं उतनी जानकारी पर खड़े होकर बोलना शुरू कीजिए, बताना शुरू कीजिए ये व्यवस्था ऐसे थी, ऐसे होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की। कुछ नहीं हो सकता। सरकार जेल भेज सकती है, और जेल में इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते। वहां भी रोटी दाल मिलती है। हम जब जेल जाते हैं तो रोटी दाल मिलती है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, नमक मिर्च का फेर होता है, कम ज्यादा मिल जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन बाद पड़ जाती है। और ये मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि जो व्यक्ति, चाहे वो कहीं किसी गांव का भी है, किसी समाज का भी है, सरकार की गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाता है या किसी भी गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठाता है और उसको प्रशासन, सरकार जबरदस्ती जेल भेज देती है, उसका कोर्ट का मुकदमा बीमा में अपने आप देखेगी, अपने आप छुड़ा करके लेकर आएगी। बस एक निवेदन करता हूं कि हम जैसे युवाओं के कंधे मजबूत कीजिए। हो सकता है, उम्मीद यह है कि इस देश में पुनः चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह जन्म ना ले, जो हथियारों का सहारा लेकर के इनको खदेड़ना पड़े। उम्मीद यह है सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जन्म ले, जो कलम का सहारा लेकर इस व्यवस्था को बदलकर रख दे और यहाँ के प्रत्येक वर्ग को हक अधिकार दिलाने का काम करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे सुना, इन बातों को आप भूलेंगे भी, अपने यार दोस्त रिश्तेदारी में इन बातों को रखेंगे और रखने के साथ साथ इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने का काम करेंगे कि किसान के बेटे को भी अब यहाँ की संसद विधानसभा में जाने का अधिकार हो जाएगा। सिर्फ पैसे वाला व्यक्ति नहीं कि आपने देखा कि पुराने एमपी साहब का बेटा आया, उसने हाथ जोड़े और पैसे के आधार पर वो विधायक बनकर चला गया। नहीं, इस व्यवस्था को बदलिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान सौंपा नेहरू जी को और उनकी कंपनी को, बाहर निकलते हुए हंस रहे थे तो उनसे पूछा उनके साथी ने, भाई अम्बेडकर क्यों हंस रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी के पेट पर चाकू चला दिया, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा बैलेट पेपर से जन्म लेगा, आपके अंगूठे से जन्म लेगा। तो इसलिए इस व्यवस्था को बदलो। ये व्यवस्था बदलनी बहुत जरूरी है, ये समाज के लिए भी और देश के लिए भी जरूरी है। और अगर आपका देश उन्नत होगा तो ही समाज उन्नत हो सकता है। और जातिवादियों से मेरा कहना है, जातिवादी से कहना, अधिकतर समस्या जो आपने लिखी है ये बिना सरकार में आए या तो आपकी हिस्सेदारी हो तो इन समस्या का निराकरण हो सकता है। जैसे यहाँ पर हॉस्पिटलों में डॉक्टर कम है, स्कूलों में अध्यापक कम है, ये समस्या का निराकरण सरकार कर सकती है, आपका आंदोलन भी नहीं कर सकता। ठीक है, और सरकार जब करप्ट रहेगी तो इन चीजों का निराकरण नहीं होगा। तो प्रयास कीजिए हमारी टीम कि कहीं ना कहीं हिस्सेदारी में और कुछ ना हो तो कम से कम विधानसभा को भंग करने की ताकत तो आप लोगों के अंदर आ जाए। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मुझे लिखकर दी गई हैं,
कि भीम आर्मी के होते, मुझे नहीं लगता वो समस्या आपको मुझे लिखकर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। घोड़ी पे चढ़ने की समस्या और SC ST पर जो एट्रोसिटी है उसकी समस्या, ये लिखकर अगर आप मुझे देते हो तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मजबूती से लड़ना शुरू करो, लड़ो, हर एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ो, हर समस्या के खिलाफ लड़ो। भीम आर्मी लड़ना सिखाती है। और ये सब जानते हैं कि राजस्थान का इस गांव का एक छोटा कार्यकर्ता भी अगर लड़ता लड़ता खड़ा हो जाता है और उसकी कोई नहीं सुनता तो उसकी इस देश के 24 राज्य के कार्यकर्ता सुनते हैं। 24 प्रदेशों में भीम आर्मी का अपना एक बहुत बड़ा संगठन है, 24 प्रदेशों के लोग खड़े होते हैं। और इतनी हैसियत नहीं उन 24 प्रदेशों की सरकारों की कि वो भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ कुछ गलत कर जाए, वो जानती है। एक घटना केरल की देखे याद आ गई, समय तो कम है लेकिन बता दूं। केरल में एक जमीन थी कई हजार एकड़, उस जमीन में भारत के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं या जितने बड़े लीडर हैं, उस जमीन में सबकी हिस्सेदारी थी। वो किसी मकसद से जमीन रखी गई थी। उस जमीन के अंदर 24 परिवार अनुसूचित जाति के रहते थे और पिछले 27 साल में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहां की सरकार, वहां क्योंकि वामपंथ की सरकार थी, कम्युनिस्टों की, कांग्रेस मिश्र सरकार थी, 27 साल में उस जमीन जो हमारे जो परिवार वहां रहते थे, परिवार अंदर रहते थे, उस जमीन के चारों ओर बाउंड्री थी, गेट लगे हुए थे अलग अलग। लेकिन 27 साल में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां कोई इस गेट को नहीं तोड़ पाया। हमारी टीम ने मुझे बताया कि भैया ऐसी बात है, इस गेट को तोड़ने की हिम्मत किसी ने आज तक की नहीं है, हाई कोर्ट का भी आदेश है। हमने कहा ठीक है, हम आएंगे, हम तोड़ेंगे इसको, हमारा जाना तय हो गया इसको तोड़ने के लिए। यूपी में घटना घटित हो गई, हम नहीं जा पाए, हमारी टीम ने वो गेट तोड़ दिया। गेट तोड़ने के बाद पुलिस आई उठाकर लेती गई। मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने गलत किया। हमने कहा क्या गलत किया है कि इन्होंने गेट तोड़ दिया? तो हमने कलेक्टर को कहा कि दो चीजें हैं आपके पास, या तो आप इनको जेल भेजिए वरना खुद जेल जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिस काम से को 27 साल से तुम नहीं कर पाए वो मेरे कार्यकर्ता ने किया। 1 घंटे में मेरे कार्यकर्ता को छोड़ दिया गया। मुझे फोन आया कि सर हत्या हो सकती है, हत्या हो सकती है क्योंकि इसमें सरकारी रोल है। हमने कहा और तेज चीख कर इस बात को कहना शुरू करो, क्योंकि केरल सरकार भी ये जानती है कि अगर केरल में भीम आर्मी एक कार्यकर्ता की हत्या होगी तो बैठे हुए दिल्ली के जो केरल का भवन है वो चल नहीं पाएगा, किसी कीमत पर चल नहीं पाएगा। और आज लगभग 2 साल उस घटना को हो चुके हैं। प्रशासन ने वो गेट तोड़ा, जिन पर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली पानी की व्यवस्था भेजी, सड़क की व्यवस्था भेजी, और आज तक मेरे किसी एक कार्यकर्ता को वहां के पूंजीपति सामंतों की इतनी औकात नहीं कि उनको हाथ लगा सके। ये संगठन की ताकत है, बड़ी ताकत है संगठन की। आज राजस्थान में भी ऐसा ही है। अभी इन्होंने लिख दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, अगर नई बात मानोगे। करता क्या राजस्थान प्रशासन? उनको रोकता वहां एयरपोर्ट पर, 10 घंटे बिठाकर रखता और फिर वापस छोड़ गया था दिल्ली। जब जालौर में हुआ वापस छोड़ गए दिल्ली, दिल्ली से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से फिर जालौर। समझ रहे हैं? ये ताकत उनकी थोड़ी है या मेरी थोड़ी है ना, ये ताकत आप लोगों की है, आप लोगों ने ताकत दी है। जब आप लोग पीछे खड़े हो जाते हैं ना तो हम यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं है हमारे सामने। तो इस ताकत को पहचानो, इस ताकत का प्रयोग करो। हमारा काम किसी पर शोषण करना नहीं, लेकिन हम हमारे ऊपर होने वाले शोषण को रोकना तो हमारा काम है। अपनी सत्ता स्थापित करो और सत्ता स्थापित करके बताओ इस देश को कि यहाँ वो वर्ग भी राज कर सकता है जो सदियों से शोषित पीड़ित रहा है। चंद लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल, जय संविधान। एक बात और याद आ गई है, उसे कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ ओबीसी समाज के लोग भी हो, मेरा उनसे निवेदन है कि आर्टिकल 340 को गौर से पढ़ें, क्योंकि आपकी उन्नति कहीं छुपी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 में है
क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आज देश में लागू हुई तो आपको समझना पड़ेगा कि कमंडल के रूप में कौन व्यक्ति सड़कों पर निकला था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर यहाँ लागू हो जाती है तो भारत की वो बैकवर्ड जातियां जो आज भी बहुत पिछड़ेपन में रहती है, जो शोषित वंचित है, उनका उत्थान हो जाएगा। शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारा उत्थान हो जाएगा। तो आपको आर्टिकल 340 जरूर पढ़ना चाहिए, आपको मंडल कमीशन जरूर पढ़ना चाहिए। शुक्रिया जरूर।